हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय में हमारी जो पुस्तक है हमारे अतीत, जिसे हम इतिहास की पुस्तक भी कहते हैं। इस की पुस्तक से हम पढ़ेंगे आज सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है पहले पाठ का, कैसे कब और कहां से। हमारा जो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब ये गवर्नर जनरल क्या होता है? तो भारत में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो अंग्रेजी प्रशासन को संभालने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। उस अधिकारी को गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो भारत में जो पहला गवर्नर जनरल बना, वो व्यक्ति था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ये कुछ ऐसे दिखाई देते थे, है? दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला हमने देख लिया, पहले थे वारेन हेस्टिंग। और आखिरी, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश शासन काल के? तो वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे। तो एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जेम्स मिल। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है, जेम्स मिल भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं। तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। अगला प्रश्न फिर इसी से जुड़ा हुआ, कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कौन कौन से 3 भागों में बांटा। तो इसके यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं। पहला विकल्प प्राचीन, मध्य, आधुनिक। जो यहाँ पुस्तक भी आपको दिख रही होगी, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। हम जब पढ़ते हैं भारत के इतिहास को, तो इसी आधार पर पढ़ते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस आधार पर उन्होंने भारत के इतिहास को अपनी पुस्तक में बांटा था। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभिलेखागार किसे कहते हैं। तो राजा महाराजा जो थे, अपने समय के जो शाही आदेश वगैरह या कोई ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, उनको रखने के लिए एक स्थान बनाते थे, जिस स्थान को कहा जाता था अभिलेखागार। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? अभिलेखागार कहलाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। जनगणना क्या होती है? जनगणना 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जन, दूसरा शब्द है गणना। जन का मतलब होता है लोग, और गणना का मतलब होता है गिनती करना। तो जनगणना मतलब लोगों की गिनती करना। भारत में जो पहली जनगणना हुई, वो 1881 में हुई थी। और आखिरी बार जब जनता की गिनती हुई, जनगणना जब हुई हमारे देश में, वो हुई थी 2011 में। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती आ रही थी। अंतिम जनगणना 2011 में हुई, तो इसके हिसाब से अगली जनगणना 2021 में होना चाहिए था। लेकिन उस समय में पूरे विश्व में एक बहुत ही महामारी, बड़ी महामारी चल रही थी, जिसका नाम था कोरोना। उसके चलते भारत में जनगणना का काम नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले साल में जनगणना का काम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है, जिसमें सभी लोगों को गिना जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नक्शा किसने बनाया। आज हम देखते हैं तो कई तरह के रंगीन नक्शे हम हमारे मार्केट में उपलब्ध है भारत के, है ना। हमारी पुस्तकों में भारत का नक्शा दिया हुआ है, हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है भारत का नक्शा। तो भारत में पहली बार भारत का नक्शा कब बनाया गया और किसने बनाया? तो भारत का जो पहला नक्शा जो बना था, वो बनाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था जेम्स रेनेल। ये व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भारत का पहली बार नक्शा बनाया। ठीक है, ये काल्पनिक नक्शा है, उस समय का नहीं है ना, पहला नक्शा नहीं है। ये आज का नक्शे को से मिलता जुलता है। ये पहला नक्शा भारत का नहीं है ना। हमने भारत का नक्शा यहाँ लगाया।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास को समझने के लिए किन स्रोतों का उपयोग होता है? इसके भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरकारी रिकॉर्ड, यात्रियों का विवरण, सर्वेक्षण और उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो सभी हो जाएगा। भारत के इतिहास को अगर आपको जानना है तो उसमें सरकारी रिकॉर्ड भी मदद करते हैं, यात्रियों का विवरण भी मदद होता है और सर्वेक्षण भी मदद होता है। कई सारे जो यात्री थे जो विदेशों से भारत घूमने के लिए आए थे, जब वो वापस गए तो उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जैसे हैंसांग है, फाहियान है ना। इन्होंने पुस्तकें लिखी, मेगास्थनीज की इंडिका है, जिसके आधार पर हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, सुलेखनविद कौन होते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग जिसकी होती है, लिखावट जिसकी बहुत अच्छी होती है, उसे कहते हैं सुलेखनविद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर लेखन करने वाले व्यक्ति को सुलेखनविद कहते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? तो भारत से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। और इस कंपनी की जो स्थापना है वो सन 1600 में की थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, फरमान का अर्थ क्या है? इसके चार विकल्प हैं। पहला विकल्प युद्ध की घोषणा, दूसरा शाही आदेश, तीसरा है व्यापारिक कर और चौथा है भूमिदान। तो फरमान का जो मतलब होता है, फरमान का मतलब होता है शाही आदेश। जब राजा महाराजा आदेश जारी करते थे तो उसे कहते थे फरमान जारी करना। राजा ने फरमान जारी किया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? अब प्लासी एक जगह है बंगाल में, ठीक है, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। वो समय बंगाल के नाम से जाना जाता था, जिसमें आज के बिहार, झारखंड है ना, बांग्लादेश, ये सारा बंगाल एक राज्य था पूरा। और बंगाल में एक जगह थी प्लासी। उस प्लासी में उस समय बंगाल के जो राजा थे नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसके बाद में अंग्रेजों ने भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था। तो ये युद्ध हुआ था सन 1757 में। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध आपसे पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न फिर इसी से जुड़ा हुआ है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण क्या था? अभी हमने चर्चा की कि प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और उस समय बंगाल के जो नवाब थे, राजा थे नवाब सिराजुद्दौला, उनके मध्य लड़ा गया था और उसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। और विजय का प्रमुख कारण क्या रहा अंग्रेजों का? तो इसके चार विकल्प यहाँ पर दिए हैं। पहला विकल्प है बेहतर हथियार, तो बिल्कुल अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे भारतीयों से। दूसरा ऑप्शन है मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर जाफर जो है नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे। ऑप्शन सी बड़ी सेना, ऑप्शन डी धन की कमी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मीर जाफर की गद्दारी। अंग्रेजों की युद्ध में जीत का एक प्रमुख जो कारण था प्लासी की युद्ध में, वो था मीर जाफर की गद्दारी। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। इसने युद्ध में जा करके ये पीछे हट गया, जिससे नवाब की सेना कमजोर हो गई और अंग्रेजों ने उन पर विजय हासिल कर ली। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, बंगाल की दीवानी कंपनी को कब मिली? कंपनी से मतलब है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से। और बंगाल की दीवानी का मतलब होता है यहाँ पर कि बंगाल राज्य पर कर वसूल करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला? तो इसका जो उत्तर है वो है 1765 में, है ना। 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूरे बंगाल पर कर वसूल करने का अधिकार मिला, जिसे बंगाल की दीवानी मिलना कहा जाता। अगला प्रश्न है, विलय नीति किसने लागू की? अब किसने लागू की से पहले हम ये समझ लेते हैं कि विलय नीति होता क्या है। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था। इस नियम के अनुसार जिन राजाओं का पुत्र नहीं होता था, संतान में पुत्र नहीं होता था, संतान हो लेकिन पुत्र नगर नहीं है, तो उन राज्यों को अंग्रेज अपने शासन में मिला लेते थे, हड़प लेते थे। इसी आधार पर उन्होंने झांसी, नागपुर, सतारा
जैसे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, हड़प लिया। ठीक है, तो ये जो नीति जो नियम बनाया था, ये उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ये नियम बनाया। इसे विलय नीति या हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में विलय नीति ना देते हुए हड़प नीति आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलय नीति और हड़प नीति एक ही है। इसी के आधार पर उन्होंने झांसी, नागपुर और सतारा जैसे राज्यों को अपने में मिला लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवध को किस कारण ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? जैसे क्या गया, अंग्रेज बहुत दूर थे। अभी हमने देखा एक नियम उन्होंने बनाया विलय नीति वाला, जिस राजा का पुत्र नहीं होता था उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। एक इसमें अवध को मिलाने के लिए उन्होंने कारण दिया कुशासन का। उन्होंने कहा कि आपका जो राजा है वो ठीक से शासन नहीं चला रहा है, इसलिए हम आपके राजा को हटा देते हैं और आपके राज्य को हड़प लेते हैं। इस आधार पर उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया, मतलब राजा ठीक से शासन नहीं चला रहा, ये आरोप लगाया और उनके राज्य पर हमला कर दिए, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अवध को कैसे कब्जा किया? कुशासन का आरोप लगा करके कब्जा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ये पानीपत जो है वर्तमान में हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य में एक जगह है पानीपत। पानीपत में भारतीय इतिहास की 3 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। बाबर की विजय होती है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 में लड़ा गया। ये अकबर की सेना और हेमू की सेना के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध, जिसमें अकबर की मुगल सेना की विजय हो जाती है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कई दिनों के संघर्ष के बाद में अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है। तो पानीपत में 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो अंग्रेजों ने भारत में कर वसूल करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ऐसी एक व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त कहलाती है, जो बंगाल के क्षेत्र में लागू हुई थी। अब ये इसमें क्या था, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया था, किसान खेती करता था और जमींदारों को टैक्स देता था, जमींदार फिर अंग्रेजों को टैक्स देते थे। ठीक है, और ये व्यवस्था जो है 1793 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ठीक है, तो ये अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल वाले क्षेत्र में लागू की थी। बढ़ते हैं हम आगे। स्थायी बंदोबस्त के बाद में अगला प्रश्न है, रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की थी? अब ये रैयतवारी व्यवस्था क्या होता था? जैसे अभी हमने देखा स्थायी बंदोबस्त, उसमें क्या हुआ था कि जो कर वसूलने का जो काम थे जमींदार करता था किसानों से। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे अंग्रेजों को कर देता था। ठीक है, और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसको लागू करने वाले व्यक्ति थे थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है थॉमस मुनरो। इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, जिसके अंतर्गत किसान सीधे अंग्रेजों को कर देता था, जमींदारों को बीच में कर देने की आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न है महलवारी व्यवस्था। अब महलवारी व्यवस्था में क्या, महलवारी का मतलब होता है, महल का मतलब होता था गांव। महलवारी व्यवस्था में जो था, कर देने की जो व्यवस्था थी, कर देने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से पूरे गांव की होती थी। जो कर था ये निश्चित नहीं होता था और कर देने की जो सारी जिम्मेदारी सामूहिक गांव की होती थी। स्थायी बंदोबस्त में जो कर देने की जिम्मेदारी थी वो जमींदारों की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे अंग्रेजों को कर देते और महलवाड़ी व्यवस्था में पूरा गांव मिलकर के अंग्रेजों को कर देता था। ठीक है, सामूहिक कर देने की जिम्मेदारी महलवाड़ी व्यवस्था में सामूहिक थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? गांव से। कर कौन देता था महलवाड़ी व्यवस्था में? पूरा गांव मिलकर कर देता था। स्थायी बंदोबस्त में कर कौन देता था? जमींदार।
और रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों को कर कौन देता था? किसान। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार किसान से लेता था और फिर अंग्रेजों को देता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे कर देता था, महलवारी व्यवस्था में पूरा गांव सामूहिक रूप से कर देता था। ठीक है, ये तीनों में अंतर है। अगला प्रश्न है, नील की खेती के दो तरीके कौन से थे? नील कपड़ा रंगने के लिए काम में आती थी, और इसकी जो खेती के दो तरीके थे वो है ऑप्शन नंबर बी, नीज और रेती। नीज में क्या होता था? बागान मालिक स्वयं के खेतों में खेती करता था नील की, और रेती में क्या होता था? किसानों के साथ में अनुबंध कर लेते थे। रेती का मतलब किसान ही होता था। रेती में किसानों के साथ अनुबंध कर लेते थे और उनके खेत में खेती की जाती थी नील की। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? अभी चंपारण आंदोलन क्या है? इसके चार विकल्प हैं। ऑप्शन ए लगान, नील की खेती, अकाल और शिक्षा। चंपारण जो जगह है बिहार राज्य में एक जिला है चंपारण, उससे संबंधित ये आंदोलन है। चंपारण जिले में गांधी जी ने 1917 में आंदोलन किया। नील के जो किसान जो नील की खेती करते थे उनके साथ गांधी जी ने सहयोग किया। ये आंदोलन था नील की खेती के विरोध में। अंग्रेज जबरन किसानों से नील की खेती करने के लिए कहते थे। उनकी जमीन का 3/20 हिस्सा जो था, किसानों को अपनी जितनी भी जमीन होती थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करने से जो जमीन है वो बंजर हो जाती थी। नील की खेती का दाम भी किसानों को ठीक से नहीं मिलता था, जिससे किसानों की जो आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने उनका साथ दिया। इस आंदोलन को चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 1917 में हुआ था। इसके आंदोलन का ये मतलब निकला, इस आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजों ने एक जांच कमेटी बिठाई और नील की जो खेती है और जो 3 कठिया पद्धति थी उसको बंद किया। ठीक है, तो आज के ये हमारे सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास की जो पुस्तक है, इस इतिहास पुस्तक में से हमने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न छाटे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।